गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क मुकम्मल सुनसान पड़ी थी। अंधेरे में डूबा गांव, इस पर पड़ती एक मुकम्मल चांद की रोशनी यूं मालूम होता है जैसे किसी बंद संदूक के अंदर अंधेरे में किसी सुराख से छान कर आती रोशनी जो चांदनी की तरह हर तरफ बिखरी पड़ी थी। दरख्त, खेत, खलियान इस चांदनी में चांदी के मुजस्मे मालूम होते थे, बेजान मुजस्मे। सर्द की खनकदार हवा जब सरसराती हुई खेतों खलियानों का रुख करती तो एक साथ सारे मुजस्मे थरथरा उठते। चांद अपने ज़वाल पर पहुंचने वाला था, तभी धूम ने अब इसे डेरा जमाना शुरू कर दिया। इस पुरस्कार माहौल में गांव की करीबी मस्जिद से गूंजती अजान की मशहूर कौन आवाज़ कानों में पड़ती तो तमाम इस आवाज़ पर लब्बैक कहकर जिस्म को हिदत फराहम करता। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जैसे खालिक अपने बंदों को बेदार करने की आखिरी कोशिश में ये अल्फाज दोहरा रहा हो। अजान मुकम्मल हुई, मौज़िन खामोश हुआ तो एकदम खामोशी छा गई। फजा में अजीब सा खौफ महसूस होता था। चांदी के मुजस्मे भी सहमे हुए थे, हर सू खामोशी थी, सकूत था मगर सुकून नहीं था। इज़्तिराब बिखरा पड़ा था जैसे कुछ होने वाला है। सर्दी तो वैसे ही जोरों पर थी, फिर ना जाने इन बादलों को क्या सूझी के बरसने को बेताब थे। पूरे आसमान पर स्वाय सिल्वर के चमकते था नुमा चांद के एक तारा भी नहीं था। अकेला चांद उदासी की चादर ओढ़े बादलों के पीछे से छुपकर ये मंजर देख रहा था। इसकी नजरें भी कच्ची सड़क पर जमी थी। तभी कच्ची सड़क पर हरकत सी हुई। एक दो तीन गाड़ियां जो लोगों से भरी पड़ी थी जन से बड़ी बेताबी के साथ गुजर गईं। चांद के साथ साथ चांदी के मुजस्मे भी हैरान परेशान ये मंजर देख रहे थे। खेत खलियान जरा असहम कर पीछे को हट गए। गाड़ियां महसूस रफ्तार के साथ गांव के अंदर दाखिल हुई। गाड़ियों के आगे पीछे कोई मखलूक थी, सफेद चांदी के मुजस्मों से ज्यादा चमकदार और शफाफ मखलूक। शायद वो फरिश्ते थे जो आखिरी गाड़ी के ऊपर मंडलाते हुए परवाने की तरह हरकत करते आगे बढ़ रहे थे। जैसे इस गाड़ी के अंदर इनके लिए कोई शमा थी जिसके गिर्द अपना मदार मुकम्मल कर रहे थे। चांद मुकम्मल हैरानी के आलम में इस मंजर को तक रहा था। तीनों गाड़ियां गांव में दाखिल हुई। गांव की कच्ची मस्जिद से निकलते पक्के नमाजी हैरान परेशान नजरों से गाड़ियों की तरफ देख रहे थे। जब वो सामने बने खूबसूरत घर के सामने रुक गईं, बड़ी फुर्ती के साथ दूसरी गाड़ी से निकलते चांदी के मुजस्मे आखिरी गाड़ी की तरफ बढ़े और इसमें से एक ताबूत निकाल कर कांधों पर रखा और इस ताबूत को इज्जत और तकरीम के साथ लेकर आगे बढ़े। सबसे आगे चलने वाला मुजस्मा शायद सरबराह था जिसके हाथ में कुछ था। महसूस चाल चलते हुए आगे बढ़ा और दरवाजे में परेशान खड़ी माँ के सामने अपने सर से टोपी उतार कर माथे पर ले जाकर सैल्यूट किया। वो माँ जो चांदी नहीं बल्कि बर्फ का मुजस्मा बन चुकी थी, यह ठंडी बर्फ जिसमें ठंडक का एहसास भी गर्म आग की तरह तकता हुआ लगता है। ये मंजर इसके सामने एक दफा पहले भी आया था, आज फिर से दोहराया जा रहा था। वो माँ ख्वाब के आलम में इन चांदी के मुजस्मे को यकटक देख रही थी बिना पलक झपके। तभी सरबराह ने अपने हाथ में थामा सामान आगे बढ़ाया। एक वर्दी, एक परचम, एक कैप और एक मेडल। एक वर्दी, एक परचम, एक कैप और एक मेडल। ये सामान इस माँ के पास पहले से मौजूद था। कई साल पहले भी इसे ये तमगा मिला था। आज फिर एक बार फिर सामान को थामने से पहले ही बर्फ का मुजस्मा जमीन बोस होकर रेजा रेजा बिखर गया। मगर वो पिघल नहीं रहा था, बस जमीन पर बेसुध बैठे इस ताबूत को तक रहा था। माँ जानती थी इस ताबूत को इस कदर इज्जत तकरीम के साथ क्यों कांधों पर सवार किया गया है। एक दफा पहले भी तो एक ताबूत लाया गया था, एक वर्दी और एक परचम तोहफे में दिया गया था। एक दफा फिर वो ना जाने कौन से जमाने में खो गई। और शहीद जिंदा हैं, इन्हें मुर्दा मत कहो। इनके कानों में एक आवाज गूंजी थी, ए राह हक के शहीदो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ठक 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 दरवाजा दस्तक देने की गरज से नहीं बल्कि तोड़ने की गरज से बचाया जा रहा था शायद। अरे कौन है? खोलता हूँ साईं। शकूरे ने हड़बड़ा कर अपनी महसूस छोटी सी कोठी से निकलकर जोर से जवाब दिया। वो जानता था बाहर बड़े साईं के कोई खास बंदे होंगे वरना किसी की इतनी मजाल के दरवाजा ऐसे बजाए। लेकिन दरवाजा खोलते ही अपने सामने एक 25 साल लड़की को देखकर हैरान परेशान रह गया और खा जाने वाली अंदाज में पूछा,
क्या है बीबी, कौन सी आफत आ गई? कहाँ है तुम्हारे बड़े चौधरी? बुलवाओ इन्हें। इससे भी ज्यादा गुस्से से इस लड़की ने जवाब दिया तो वो जरा ठंडा हुआ है बीबी, जो मसला है मुझे बताओ, मैं इनको खबर कर देता हूँ। शकूर ने आराम से कहा। वो जानता था कोई सवाल ही होगी। क्यों, अभी तक इनको कोई खबर नहीं मिली? वैसे तो बड़े चौधरी बने फिरते हैं। इसने तनाफर से लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रख कर कहा। बस नहीं चल रहा था कि चौकीदार को कच्चा चिबा जाए, जबकि शकूर हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ सेब देख रहा था। शकूर कौन है दरवाजे पर? अभी वो मुंह खोल ही रहा था कि अंदर से चौधरी जलाल अहमद की रोबदार आवाज आई। वो बाहर बैठे लान में बैठे कोई मीटिंग कर रहे थे। वो साईं कोई लड़की है, कहती है बड़े साईं से मिलना है। इसने घबरा कर जवाब दिया, भेजो इसे। इससे पहले कि चौधरी जलाल अहमद जवाब देते, बड़े साईं ने हुक्म दिया तो वो तन फन करती अंदर दाखिल हुई और उनको ऐसे घूरा जैसे वो उसकी भैंसे खोल कर भाग आए हों। आप लोगों में से बड़े चौधरी कौन है? इसने शदीद गुस्से की हालत में सख्त लहजे में पूछा। तो वहां बैठे सभी नफूस को खासी हैरान हुई, क्योंकि बड़े चौधरी को अपने गांव तो क्या आस पास पड़ोस के गांव वाले भी अच्छे से जानते थे। बड़े चौधरी अब्दुल जब्बार इस गांव के बहुत इंसाफ पसंद चौधरी थे। उनके फैसलों से कभी किसी के साथ नाइंसाफी या जुल्म होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इनके ख्याल में वो अपने दो बेटों चौधरी जलाल अहमद और चौधरी बिलाल अहमद के साथ इस महल नुमा हवेली में रहते थे। चौधरी जलाल अपने नाम की तरह जाओ जलाल वाले थे। उनका एक ही बेटा था, गांव भर का पिघला हुआ 19 साल शहजाद अहमद, बाप की तरह दौलत के जाम में रहने वाला, किसी की ना सुनने वाला। अगर वो किसी से डरता था वो थे सिर्फ बड़े साईं। जबकि छोटे चौधरी बिलाल अहमद के दो बेटे और एक बेटी थी, अब्दुल वाहिद और अब्दुल अहद। और मरियम चौधरी बिलाल अपने बाप की तरह शफीक तबीयत के मालिक थे। इस वक्त लान में बड़े साईं चौधरी बिलाल अहमद, चौधरी जलाल अहमद गांव के थाने के एसपी और एक वकील बैठे थे। जब इस लड़की ने इनकी मीटिंग में दखलंदाजी की, मैं हूँ, बड़े साईं ने रौबदार आवाज में जवाब दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक खबर पहुँच चुकी होगी कि आपके नवाबजादे गाँव में क्या करते फिर रहे हैं। ने भरपूर गुस्से का इजहार करते हुए कहा। एक लम्हे को तो बड़े साईं इस लड़की को देखकर हैरान रह गए। उनके घर की ख्वातीन जितनी डरी से रहती थी, ये लड़की उनके बिल्कुल बरक्स भरपूर एतमाद के साथ इनके सर पर खड़ी थी। सफेद शलवार कमीज पहने, सर पर मर्दाना शाल डाले जो कि उसकी आधे वजूद को ढक रही थी। एक हाथ से साथ खड़े 15-16 साल लड़के का हाथ पकड़े, जिसके माथे, मुंह और हाथ से खून रस रहा था और शायद उसके पांव या घुटने में भी चोट आई थी, तभी वो लंगड़ा कर चल रहा था। शदीद गुस्से के आलम में थी। क्या हुआ है? मुझे कोई खबर नहीं मिली। क्या हुआ है? मुझे कोई खबर नहीं मिली। बड़े साईं को कुछ तो अंदाजा हो चुका होगा कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी जलाल अहमद की तरफ मशकूक नजरों से देखकर इस लड़की से पूछा। जलाल अहमद खामोशी से नीचे देखने लगे। अब क्या कह सकते थे? दौड़ लगे, सबका तूत इनकी नजरों के सामने थे। आप बताओ बेटा, क्या हुआ है? वो जानते थे उनके पोते ही ने कुछ गलत किया होगा, तभी नरमी से बोले, आपके साहबजादे ने मेरे भाई को इस कदर जानवरों की तरह पीटा है कि इसे 4 लोग उठाकर घर लाए हैं। आप उसको बुलाएं, मैं इससे अपने भाई का जुर्म पूछने आई हूँ। इसने भी खासे साफ लहजे में जवाब दिया। शकूर, शहजाद को बुलाओ। बड़े साईं ने गुस्से में जलाल अहमद को देखते हुए शकूर को हुक्म दिया, जो दौड़ता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा और शहजाद को मुरा लिए दौड़ता आया। जी दादा हुजूर, आपने बुलाया। सिटी तो उसकी तभी गुम हो चुकी थी। जब अपने सामने खड़े उसामा को यहाँ मुकदमा लड़ते देखा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने से क्यों मारा है? उन्होंने जाओ जलाल के आलम में दरियाफ्त किया, मैंने नहीं। वो अट्ठे से खड़ते हुए बोला तो बड़े साईं ने उसकी बात काट कर गरजदार आवाज में कहा, जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। मैं वो दादा हुजूर, ये इसने मुझे गाली दी थी। इसने मन मनाते हुए कहा। झूठ। उसामा ने हल्का सा एहतजाज किया। क्या गाली दी थी? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। वो शदीद गुस्से में थे। शहजाद की वजह से अक्सर इन्हें इस तरह 4 लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ता था, जबकि बाकी बैठे नफूस खामोश तमाशाई बने तमाशा देख रहे थे। और एसपी हारून शाह इस तमाशे को खासा एंजॉय कर रहा था और बार बार नजर चुरा कर इस लड़की को देख रहा था, जिसके गुस्से के मारे मुंह लाल हो चुका था। वो दादा हुजूर, वो हकलाया, ये झूठ बोल रहा है। मैंने गाली नहीं दी थी। मैं तो गली में क्रिकेट खेल रहा था। जब उन्होंने आकर कहा मैं भी खेलूंगा, हमने इन्हें खिला दिया।
انہوں نے شارٹ لگایا تو بعد قبرستان چلی گئی. انہوں نے مجھے کہا لے کر آؤ, مجھے قبرستان سے وہ ڈر لگتا ہے. میں نے منع کر دیا تو یہ مجھے مارنے لگے کہ تم چودھری شہزاد کو منع کرتے ہو. اتنی ہمت. اتنا کہہ کر اسامہ پھر سے رونے لگا, جبکہ اس کی بہن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چودھری شہزاد کو زمین میں گاڑ دے. اسے تو کہانی اب پتہ چلی تھی. وہ تو گھر میں بیٹھی امی کے ساتھ کپڑے دھو رہی تھی جب وہ روتا ہوا دوستوں کے سہارے گھر میں داخل ہوا اور پوچھنے پر بتایا کہ چودھری شہزاد نے مارا ہے. بس پھر کیا تھا, ہمیشہ کی طرح جذباتی پن اس پر حاوی ہو گیا. وہ اسامہ کو زبردستی گھسیٹ کر امی کے بار بار منع کرنے کے باوجود حویلی آ دم گئی. کہانی تو اسے اب معلوم ہو رہی تھی, جبکہ کہانی سن کر چودھری عبدالجبار غصے سے جلال کی طرف مڑے. دیکھ رہے ہو اس کے کرتوت, اگر اس کے یہی کارنامہ رہنے ہیں تو آج ہی اسی وقت تمہیں جائیداد سے آگ کرتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کتنے بڑے چودھری کی اولاد ہو تم دونوں. انہوں نے تیش کے عالم میں کہا. چودھری جلال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اور اس کے بھائی کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دیں. چودھری جلال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اور اس کے بھائی کو بھائی سمیت اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دیں. دیکھیے یہ آپ لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے, اسے آپ لوگ بعد میں بھی نپٹائیے گا. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اصولوں کے مطابق ظلم کی کیا سزا ہے. اس نے پہلے سے بھی زیادہ صاف لہجے میں جتا کر کہا تو شہزاد بے ساختہ ذرا سا پیچھے کو ہوا. تم جو کہو گی ہم وہی سزا دینے کے لیے تیار ہیں. بڑے چودھری نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا. تو ٹھیک ہے, آپ اس کے والد سے کہیں کہ یہ خود اپنے بیٹے کا ساتھ اتنا پھاڑیں کہ چیر ٹانگ کے آئیں. اس نے اسامہ کی ذرا سا خون بیٹے سر کو دیکھ کر کہا, منہ پر ایسا غصہ ماریں کہ بتیسی ہل جائے. اس کے جسم پر دانتوں کی اتنی بھرمار کر دے گی چلنے کے قابل نہ رہے. بس انصاف. اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر صاف لہجے میں اسامہ کی ایک چوٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا. وہ اپنی زبان کے پکے تھے. جلال کی طرف دیکھ کر بولے, سنا نہیں تم نے, انصاف کرو. انہوں نے روبدار آواز میں چودھری جلال سے کہا, لیکن ابا حضور یہ انصاف کا کون سا درجہ ہے کہ تو آپ بتا دیجئے انصاف کا کون سا درجہ یہاں اپلائی ہوتا ہے. ان کی بات کاٹ کر اسامہ کی بہن نے کہا جانے والی نظروں سے کہا تو وہ ضبط کر کے رہ گئے. چودھری جلال انصاف کرو, وڈے سائی نے حکم دیا. وہ تو اپنی جگہ جم گئے, ایک قدم بھی نہ ہلے. باقی سارے نفوس دم سادے بیٹھے تھے. وڈے سائیں آگے بڑھے اور ہاتھ ہوا میں لے رہا کر شہزاد کے منہ پر چماٹ رسید کی, جس سے وہ زمین بوس ہو گیا. اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا, جبکہ سر پر شاید چوٹ آئی تھی. نہیں ابا حضور. چودھری جلال فوراً لپکے. باقی نفوس بھی گھبرا کر کھڑے ہوئے, لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی. اب اگر کوئی اس کی حمایت میں آگے بڑھا تو باقی کی سزا اسے دوں گا. وڈے سائیں غصے سے کہہ کر شہزاد کی طرف بڑھے اور اپنی کھیڑی سے زمین پر پڑے شہزاد کو ضرب لگائی تو وہ ٹانگ پکڑ کر بلا اٹھا. سارے نفوس دم سادے کھڑے تھے, جبکہ چودھری جلال کی حالت رونے والی ہو رہی تھی اور وہ اب بھی شہزاد پر نظریں گاڑے بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. ابھی وہ دوبارہ شہزاد کی طرف بڑھے ہی تھے, اس سے پہلے ہی اسامہ روتے ہوئے بول پڑا, میں نے معاف کر دیا, مت مارے ان کو. وہ اس سچویشن میں گھبرا گیا تھا. جبکہ بڑے چودھری اپنی جگہ رک گئے تو چودھری جلال احمد کی جان میں جان آئی. انصاف کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوتا, مگر میرے بھائی نے اسے معاف کر دیا ہے تو ٹھیک ہے. اس نے بڑے بے پرواہ انداز نے کہا اور ایک قدم آگے بڑھی. آج ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ واقعی گاؤں میں انصاف کرتے ہوں گے. اس نے تن سے مسکرا کر کہا اور پلٹ گئی. یہ تو دستور ہے کہ طاقتور ہمیشہ کمزور پر چلائی کرتا ہے, جبکہ وہ اعتماد کے معاملے میں ان سے زیادہ طاقتور تھی. لڑکیاں بھی باعتماد ہوتی ہیں اگر ان کے اعتماد کی قدر کی جائے تو. جبکہ بڑے چودھری اطمینان سے اس لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. آخر وہ منصف ہونے کے تیز انصاف کے درجے پر پورا اترے تھے. جلال احمد اپنے بیٹے کو سہارا دے کر بلال احمد کے ساتھ اندر کی طرف لے کر جا رہے تھے اور نوکر کو ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دے رہے تھے. جبکہ ایس پی ہارون جو بچپن سے سنتا آیا تھا عورت بڑی رحم دل ہوتی ہے, آج اسے یہ الفاظ بالکل غلط معلوم ہو رہے تھے. عورت رحم دل نہیں ہوتی, یا پھر کم از کم یہ عورت رحم دل نہیں تھی. تیری جگہ میں ہوتی نا اس کمینہ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے آتی, وہ بھی گاؤں والوں کے سامنے.
वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो अम्मा फौरन उसामा की तरफ लपकी। भारत देख मेरे बच्चे की, मैंने कहा भी था ना देकर जा, अब वहाँ पता नहीं कौन सा तमाशा करके आई है। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। वो इस लड़की से बड़ी परेशान थी। अपने बुज़दिल से पूछो जो घर में बड़ा शेर बना फिरता है। इसने फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर कुर्सी पर बैठकर एक ही सांस में पूरा गिलास चलाया। ठंड के बावजूद अभी तक इसका दिमाग हो रहा था, बुज़दिल नहीं हूं मैं, जब फौजी बनूंगा ना तो फिर देखना। मुझे उसामा ने कराते हुए कहा। अम्मा इसे चारपाई पर बिठाकर दूध में हल्दी डालने गई थी। फौजी बनूंगा, शक्ल देखी अपनी फौजी। इसने इसकी नकल उतार कर कहा और उसके माथे से खून साफ करने लगी। अल्लाह, आप ही वहां तो बड़ा रहम आ रहा था, यहाँ देखो मुझ मासूम पर ही जुर्म ढा रही हो। इसने ना बढ़कर कहा। आप अगर तेरी आवाज आई ना तो मैंने जुत्ती उठा लेनी है। इसे अभी तक उस पर गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा देखकर वो वाकई चुप हो गया। उसने उसके सारे जख्म साफ करके बैंडेज की। जख्म मामूली थे मगर खून काफी निकल चुका था। अम्मा दूध ले आई। इसको दूध के साथ 2 पैराडोल देकर यहीं धूप पे सुला दे। अगर दर्द ठीक ना हो तो मुझे बताइएगा, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। चोटें ज्यादा नहीं आई। इसने तौलिया से हाथ पूंछते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा। सामने एक कहा बड़ी, मगर बेटा डॉक्टर को ना बुला लें, वो बहुत परेशान हो रही थी। उनकी कल कुल कायनात वही दोनों ही तो थे। अरे अम्मा परेशान मत हो, ड्रामे बाजियां कर रहा है। इसने ने तसल्ली दी। आप इसे दूध दें, बल्कि ऐसा करें इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें पीस कर डाल दें, दर्द ठीक हो जाएगा। इसके मशरे पर अम्मा हक्का बक्का उसका चेहरा देख रही थी कि ये कौन सा नया नुस्खा है। नहीं नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, बस यही ठीक है। सामा ने फौरन दूध का गिलास पकड़ा था वो मुस्कुरा दी। इसे हर तरह के लोगों को ट्रीट करने का तजुर्बा हासिल था। अम्मा उसामा के पास ही बैठकर ऐसे नसीहतें करना शुरू हो गई, जबकि वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ओए मास्टर बात सुन। वो अपने और बराबर वाले चचा के घर की मुस्तरका दीवार पर चढ़कर मजे से ललचाई हुई नजरों से सामने चचा के सेन में मौजूद कीनू के दरख्त को देखकर बोली, जिस पर हरे हरे कीनू लगे थे। और पक जाने से पहले इनको छूना गुनाह कबीरा था, बल्कि चची अलीमा ने तो दफा 420 के तहत फांसी की सजा सुनाकर इसी पेड़ से लटका भी देती थी। तुम्हें तमीज नहीं है, 3 साल बड़ा हूँ तुमसे। अब्दुल्ला जो कि गांव के एक सरकारी स्कूल का मास्टर था, स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर बिगड़े मुंह के साथ गुस्से से बोला, तमीज ही तो नहीं है मेरे पास, वैसे ये मिलती कहाँ से है? इसने मासूमियत से पूछा तो इसे मजीद ताव आया। अपने दादा से पूछना, वो हमेशा इसी बात पर हार खाए रहता के दादा। अपने दादा से पूछना, वो हमेशा इसी बात पर हार खाए रहता के दादा ने इस लड़की को सर पर चढ़ा रखा है। इनको तो सिर्फ अपनी चेती नजर आती है। एक तो सारे स्कूल टीचर्स हम जैसे मासूमों को ना जाने क्यों अखलाकियात सिखाने बैठ जाते हैं। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। सुबह सुबह दीवारों से जाकर अपनी शक्ल मत दिखाया करो, पूरा दिन खराब गुजरता है। इसने इसे मजीद लताड़ा, मगर इसने बड़ा पहले कभी अपनी बेइज्जती महसूस की थी जो आज करती। मुस्कुरा के बोली, तो ठीक है, तुम रोजाना 2-4 कीनों की पेटियां हमारे घर फेंक दिया करो, मैं नहीं आया करूंगी। इतना फजूल नहीं हूं मैं, इतना फारग नहीं हूं कि तुम्हारे ये फजूल शौक पूरे करूं। वो जाने के लिए मुकम्मल तैयार था। वो जानता था कि इसके जाते ही वो सैन में कूद कर कीनू तोड़कर अम्मा को कोई भी टोपी पहनाकर चल पड़ेगी। इसे कच्चे कीनू बहुत ज्यादा पसंद थे, चाट मसाले के साथ। अबे कितना बोर बंदा है तू, ये नहीं कि कभी सीधे मुंह बात ही कर ले, पता नहीं किस पर गया है। इसने बेलाक तबसरा किया। वो फकाते से रूट कर बाहर निकल गया और वो इर्द गिर्द का जायजा लेकर अंदर कूद पड़ी। सामने से चची हलीमा जो कि उसकी खारा भी थी, लेकिन वो हमेशा चची बुलाती थी, ब्राह्मण। अरे अनवशे बेटा तुम, उन्होंने हैरत से कहा। हाँ, वो मेरी चप्पल गिर गई थी इधर। इसने बहाना बनाया तो इंसानों की तरह दरवाजे से आ जाती। उन्होंने इसे शर्मिंदा करते हुए कहा तो वो बस मुस्कुरा कर इनको मक्खन लगाने लगी ताकि वो कहीं इधर उधर हो और वो अपना काम करे। ये क्या हुआ? अब्बा ने उसामा को देखकर परेशान होकर आमना से पूछा तो पीछे से आते उसामा को
کل کا سارا واقعہ یاد آیا کہ وہ تو دادا ابا کو بتانا ہی بھول گیا تھا. چودھری شہزاد سے لڑائی ہوئی ہے. انہوں نے نظریں چرا کر کہا. چودھری شہزاد سے جلد میرے ساتھ میں اپنی خبر لیتا ہوں. چودھری عبدالجبار کی وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے. گرینڈ پا زیادہ اوور ایکٹنگ مت کریں, میں نے بتائی ہوں, بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں. آمنہ پریشان ہو کر انہیں روکنے لگی. آمنہ پریشان ہو کر انہیں روکنے کے لیے اٹھی ہی تھی. اس سے پہلے ہی اندر سے توڑیت سے ہاتھ صاف کرتی آتی انویشے نے جواب دیا تو وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی. جانتے تھے انویشے انہی کی طرح جذباتی اور خط دماغ ہے. کام تمام کر آئی ہوگی. ایک چوٹ کا حساب لے لیا تھا. ہاں بس ہاتھ پر زخم لگنا باقی تھا. جب یہ آپ کی بہو کا بہادر شہزادہ اس نے اسامہ کے ساتھ پر چپت رسید کی رونا ڈال کر بیٹھ گیا تبھی معاف کر دیا. اس نے لاپرواہی سے ماں کی گوری کی پرواہ کیے بنا کہا تو وہ مسکرا اٹھے. یہ وہی نہ بات میں یوں ہی تو نہیں کہتا تجھے اپنا شیر. انہوں نے اپنی عزیز جہاں پوتی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. ہاں بس آپ کیسی پیار نے اس پر بگاڑ رکھا ہے. کوئی ایک جو لڑکیوں والی حرکت پائی جاتی ہو اس کے اندر. انہوں نے شپا کنا نظروں سے گول کر کہا تو وہ بنا پرواہ کیے ناشتے سے انصاف کرنے لگی. اب کیونکہ اماں کا لیکچر شروع ہو چکا تھا تو خاموشی میں ہی عافیت تھی. بس دونوں دادا وہ تھی ان کی کسی بات پر آنکھوں میں اشارہ کر کے مسکرا دیتے.